चंद्रशेखर राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर राजा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप लोगों को बहुत देर से सुन रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुनें। जब आप मुझे सुनेंगे, जैसे आज के आयोजक हैं एलडीए की टीम, छोटे भाई लबा सुना उनके साथी, तो टीवी के माध्यम से तो उन्होंने मुझे सुनवाया। आज भी फेसबुक, यूट्यूब, इस पे तो आप मुझे सुन लेते हो, आज तो आमने सामने। मैंने भी यहाँ के बहुत कुछ सीखा, अब मैं आपसे वही बताऊंगा जो मैंने सीखा। तो सर्वप्रथम तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, सभी गुरुओं को नमन करते हुए, और क्योंकि समय भी काफी हो गया है, तो फूले साहू अम्बेडकर, आप तीनों महापुरुषों को नमन करते हुए, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करते हुए, बलांगीर लाठौर की धरती, इस मंच पर उपस्थित उधर दूसरे साइड से छोटे भाई जगजीवन जी, आशीष जी, हमारी महिला मोर्चा के नेता बोध जी, छोटे भाई लबा सुना, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष लंकेश जी, राजकुमार जांगड़े जी जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिनेश आजाद जी जो उपाध्यक्ष हैं, हमारे रॉक स्टार सिंगर छोटे भाई बड़ा अच्छा गाते हैं, मैंने आज पहली बार उनको सुना, अच्छा लगा। ये भी साबित हुआ कि हम बहुजन काबिलियत के मोहताज नहीं, उनमें बहुत, बस अवसर मिलने की देन। यहाँ और हमारे रास्ते पर जो एक साथी हैं भीम आर्मी के मनोज जी, यहाँ उपस्थित तमाम माताएं बहनें, नौजवान साथी, और एलडी और भीम आर्मी की उड़ीसा की पूरी जिम्मेदार टीम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने यहाँ बुलाया। नेता कार्यकर्ताओं से होता है, कार्यकर्ताओं से नेता होता है, नेता से कार्यकर्ता नहीं होता। जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी उसकी ताकत होती है, ऐसे नेता की ताकत होती है उसके कार्यकर्ता। और हम तो परिवार है भीम आर्मी के लोग। देखो, मैंने उड़ीसा में आके आज बहुत कुछ सीखा, वहां से यहाँ तक मैंने 10 बार बाबा साहब को माला चढ़ाई होगी, लेकिन उससे कुछ नहीं बदला। सच बता रहा, आप मेरी बात को गौर करना, आज आपके काम आएगी, क्या पता कोई बात आपके जीवन में आप तब्दील कर दे। एक कहानी से मेरे जीवन में बदलाव हुआ, हो सकता है कि आपके जीवन में हो जाए। मैंने 10 से ज्यादा जगह बाबा साहब के स्टैचू पे माल्यार्पण किया। मैं हर बार सोचता था कि बाबा साहब की स्टैचू आई, अब ये मुझसे कहेंगे चलो माला चढ़ा दो। इस गांव में बाबा साहब दूसरे हैं, पिछले गांव में दूसरे थे, उससे पिछले गांव में तीसरे थे, उससे पिछले गांव में चौथे थे, आते रास्ते 5वें थे। देखो, बाबा साहब को भगवान मत बनाओ, मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूँ। जब दिन निकलेगा तो 2 घंटी बजेगी, 1 घंटी मंदिर की और 1 स्कूल की। तय आपको करना है कि आपको किधर जाना है। साथियों, आज हम यहाँ बोध भीमा महोत्सव मना रहे हैं। देखो, मैं सच बताता हूँ, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। आप इस देश में अपने आप को आजाद समझते हैं? नहीं, समझने से नहीं होता है। गुलाम गुलाम होता है, और गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। जिसका राज होता है उसका धर्म होता है, और जिसका राज नहीं होता उसका धर्म नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, कोई बुराई नहीं। मैंने तो आज आपको नाचते हुए भी देखा। नाच तो हम लोग हजारों साल से रहे हैं, दूसरों के शासक के इशारे में हम लोग नाचते हैं। मैंने आपको खूब देखा नाचते हुए। थोड़ी देर की खुशी बना के फिर पूरे 5 साल रोते रहते हो। हमारे हाथ ऐसे फैले हुए, उड़ीसा हो या भारत का कोई कोना, मैं पूरे भारत में जाता हूँ। मेरा आपका एक ही रिश्ता है, वो है विचार का रिश्ता, और एक ही रिश्ता है, वो है दर्द का रिश्ता। मैं पूरे देश के किसी कोने में चले जाऊं, हमारी दशा एक जैसी है।
हमारी दिशा कैसी है, हम अन्याय सहते हैं, बेरोजगार हैं, गुलाम हैं, जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, एट्रोसिटी होती है, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। ये सारी समस्या एक जगह बिल्कुल कॉमन है। बस यही मैं उड़िया ना समझता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी आंखें जरूर पढ़ता हूँ। आपकी आंखों को देख के मुझे एहसास हो जाता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं, ये भी पीड़ित है और मैं भी पीड़ित हूँ, और पीड़ित पीड़ित भाई भाई। तो आपका मेरा दर्द का रिश्ता है। देखो, पहले व्यवस्था में हम लोग को नचाया गया गुलाम बना के, और आज हम लोग खुद नाच रहे हैं। मैं नाचने के प्रोफेशन को गलत नहीं कह रहा हूँ, खूब नाचना चाहिए, लेकिन आप ये तो सोचो, जिस समाज को आज भी मंदिरों में जाने की, घोड़ी पे बैठने की, स्वाभिमान सम्मान से जीने की, मूछे रखने की आजादी ना हो, वो नाचता वो कहाँ अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए अगर कुछ भी हो जाओगे, फिर सुबह का अखबार पढ़ोगे तो क्या मिलेगा पढ़ने को आपको, कि आज उस बहन के साथ अन्याय हो गया। अभी मैंने यही बैठे ट्वीट किया, मेरे पास खबर आई यूपी से कि कन्नौज में 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, सामूहिक रेप, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी माँ चिल्ला रही थी, मैं यहाँ खुशी मनाता कहाँ अच्छा लगता हूँ। अभी लखनऊ में एक प्रोफेसर को पीट दिया, कारण क्या था कि उन्होंने एक वॉल्यूम को उन्होंने जो है कोट कर दिया। दिल्ली में एक प्रोफेसर है हमारे, उन्होंने कुछ लिख दिया था, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, उनके पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। ऐसे में आपका ये चंद्रशेखर आजाद हंसता हुआ कहाँ अच्छा लगता है। जिसका समाज रो रहा हो, जिसका समाज भूख से टूट रहा हो, जिनकी आंखें तरस गई हो कि कभी तो उनकी जिंदगी बदले, उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त हंसता हुआ कहाँ अच्छा लगता है। नहीं, हंसना अच्छी बात है, लेकिन मैं तब हंसूंगा जब इस समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी, तभी हंसूंगा। उससे पहले हंसना जो है वो इस समाज के साथ धोखा होगा। थोड़ी देर की खुशी में हम लोग भूल जाते हैं। मैं जब आया यहाँ और मैंने देखा कि जोश तो बहुत है, अगर इस जोश को हमने दिशा दे दी और ये तैयार हो गया, तो मैं विश्वास से कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का जो है ना राज आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। देखो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, कर्नाटक हो या केरल, और महाराष्ट्र हो या यूपी या हो जम्मू कश्मीर, सब जगह बाबा साहब अम्बेडकर एक ही बात, एक ही विचार देके गए हैं कि उठो, जागो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और क्या बोध बीमा महोत्सव बनाने वाले लोग जानते हैं, जैसे मैंने कहा था कि गुलामों का धर्म नहीं होता, गुलामों का जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता, तो तथागत बुद्ध इस धरती में पैदा हुए भारत की, और उनका जो धर्म जो दुनिया में गया, आज चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, उत्तर कोरिया बुद्धिस्ट कंट्री है, 18 से ज्यादा बुद्धिस्ट कंट्री है। भारत में वो लोग संख्यक क्यों है? आपने कभी सोचा? कभी आपने नोटिस किया कि जो धर्म भारत से दुनिया में गया और उस धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में जो है ताकतवर बन रहे हैं। बताओ, चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है कोई। वो धर्म इस देश में अल्पसंख्यक क्यों है? हम इस देश में जो शासक हुआ करते थे, जो इस देश के रूलिंग क्लास हुआ करते थे, वो इस देश में गुलाम मोहताज कैसे बने? कभी सोचा आप लोगों ने? साथियों, चिंतन करना पड़ेगा, और खाली चिंतन से काम नहीं चलेगा, खाली चिंता से काम नहीं चलेगा। हमें दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोग दृढ़ संकल्पित हो गए, मैं लिख के कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि इतिहास फिर दोहराया जाएगा। देखो, बाबा साहब ने क्या सिखाया। मैं सिर्फ आज बाबा साहब पे बात करता हूं, लेकिन बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले। अगर ज्योतिबा फूले की बात ना हो तो बाबा साहब अधूरे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज की बात ना हो तो बाबा साहब अधूरे हैं। लेकिन आप बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं, तो मैं बाबा साहब की बात करूंगा। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें राइट दिए, अधिकार दिए, जानवरों को जीवन से निकाला हमें। उन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन हम देखो कितने स्वार्थी हैं। हम पढ़ते क्यों आपको पता है? सिर्फ नौकरी करने के लिए, इसलिए पढ़ते हैं, और कोई कारण नहीं है पढ़ने का। अगर आपको ये बता दिया जाए नौकरी नहीं मिलेगी तो आप नहीं पढ़ोगे। आप चेक करवा के देख लो, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अगर ये भारत से ये हटा दिया जाए कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी नहीं होगी, तो आप पढ़ोगे नहीं। लिख लेना मेरी बात। पहले लोग पढ़ने नहीं देते थे, आप पढ़ते नहीं होंगे।
पढ़ने का अधिकार हमें इसलिए मिला था, हमें बाबा साहब सीखना चाहिए था कि आज भी 300 साल बाद उनके जैसा विद्वान पैदा नहीं हुआ, हमें उनकी तरह वो पढ़ाई करनी चाहिए थी। उस पढ़ाई को करके हम लोग इस देश के लिए आवश्यकता बन जाए कि अगर इस देश में किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें पूछा जाए। बाबा साहब नौकरी के लिए थोड़े पढ़े, नौकरियां तो उनके आगे पीछे घूम रही थी, वो तो ज्ञान के लिए पढ़े, और जब पढ़े तभी तो इतनी सारी वॉल्यूम लिखी। उनकी किताबें क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ के तो देखना, इलेक्शन ऑफ कास्ट पढ़ के तो देखना, तभी तो पता लगेगा असल क्या है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी, पढ़ के तो देखना। जब तक आप अपने महापुरुषों को पढ़ोगे नहीं तो उनके विचारों पर कैसे चलोगे। फिर हम लोग जैसा मैंने कहा कि पढ़ाई किस लिए करते हैं, नौकरी के लिए, और नौकरी किस लिए करते हैं, पेट के लिए। क्या समाज के लिए भी नौकरी करते हैं हम लोग? 1% लोग नहीं निकाल सकते इस भीड़ से। भीम आर्मी के लोगों का तो आज एलडी के लोगों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन नौकरी पैसे वाले 1% लोग नहीं आप निकाल सकते। जो नौकरी समाज के लिए करते हो वो नौकरी अपने पेट के और अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर पेट और परिवार से अलग उन्होंने नौकरी का 10% हिस्सा समाज को आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आज समाज की दिशा थोड़ा ही होती। हमें अपने अंदर आकलन करना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, नौकरी के लिए, और नौकरी क्यों करते हैं क्योंकि हम पे अधिकार नहीं है, हम पे सुविधाएं नहीं कि सुविधाएं मिल जाए। हम समाज के लिए थोड़ा ही करते हैं। हम राजनीति भी तो करते हैं किसके लिए? अपने लिए। वरना 131 MP शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, आप बताओ एक ऐसा मामला बताओ जिसको उन्होंने खड़े होकर कहा कि सरकार की ज्यादा अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो भी नौकरी है, वो अपने मालिक की नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि उनका घर चलता रहे, उनके पास पैसे आ जाए, और सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। तो समाज में कैसे बदलाव होगा बताओ? समाज ये सोचता रहता है, समाज भी बड़ा जिद्दी किस्म का हो गया है। वो सोच रहा है कि कोई रहबर आएगा, महापुरुष आएगा, आके हमारी जिंदगी बदलेगा। मैं कह रहा हूँ कि मरने के बाद भी कंधे, जब आदमी जाता है ना मरने के बाद, तो 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। जीते जी तो अपने सहारे जियो, कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो आगे बात बढ़ाओ। बाबा साहब भी सोचते होंगे, और उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने दो। आज देखो कारवा कहाँ चला गया। मुझे खुशी तो इस बात की होती है कि नौजवानों ने बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने का सपना तय कर लिया है, वो लोग लग चुके हैं। लेकिन जिन लोगों के पास साधन संसाधन आगे, वो कम से कम उनकी मदद तो करें, तभी तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। भाई ये जो नौजवान युवा जोश तैयार हो गए, इसको ब्रेन देने का काम हमारा पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी करे तो सही, तभी तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये हम किसके भरोसे बैठे हैं? देखो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सोए हुए लोग होते हैं, सोया हुआ और मरा हुआ एक समान होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते हैं, और भारत में उनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, जिनका एक ही सुबह उठ के एक ही काम है कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। दूसरे लोग वो होते हैं जो घुटनों के बल चलते हैं। जो आज के हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, वो बेचारे घुटनों के बल इसलिए हैं कि सरकार को उनकी गर्दन ना दिख जाए समाज का कुछ काम करते हुए। वो थोड़ा सा संसाधन जो आरक्षण की वजह से उनको मिल गया, वो उसमें खुश हैं। लेकिन तीसरे लोग होते हैं जो आंख से आंख मिला के बात करते हैं। बस मैं तो आप में वो जज्बा देखना चाहता हूं कि आप आंख से आंख मिला के बात करें और हवाओं को बता दो कि ये वो दिन चले गए। अब अगर अन्याय अत्याचार होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और इतिहास याद रखेगा, दिन नहीं भूलने देंगे किसी को। देखो मेरी बात सुनो, भारत में संविधान, पहले जब राजतंत्र था, आजादी से पहले तो तलवारों से लड़ाइयां होती थी। अब लड़ाई संविधान से होती है, वोट से होती है। जिस दिन आप अपने वोट की वैल्यू समझ जाओगे और काम करने वाले व्यक्ति को मौका दोगे, तो वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नीला ही नीला दिखाई देगा। वो दिन दूर नहीं, देश में याद रखना मेरी बात। लेकिन वो चिल्लाने से नहीं आएगा सर, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिनसे मुकाबला है वो 5 बजे उठ के शाखा लगाते हैं। आप 5 बजे उठ के समाज को जगाने का काम करते हो? अगर आप उनसे जीतना चाहते हो तो उनसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और यहाँ की जो सरकार है वो 35 साल से सरकार में है, वो और उनके पिताजी। इस बार मुझे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट खड़ा होने लग गया है, यहाँ गली गली जय भीम की बात होने लग गई है। इस कारण से मुझे पता लगा मुख्यमंत्री जी इस बार बाबा साहब को नमन कर रहे थे।
ये आपकी ताकत है, ये आपके मूवमेंट की ताकत है कि जिन लोगों ने आजाद भारत में, जिन लोगों ने बाबा साहब की जीते जी सब यात्रा निकाली, आज वो भी बाबा साहब की बात करते हैं। देश की सरकार के लोग और आपकी यहाँ की सरकार के लोग जिन्होंने बाबा साहब के बच्चों के सर के बदन के कपड़े तक छीन लिए, उनको रोटी रोटी के लिए मोहताज बना के रखा, जहाँ अन्य अत्याचार बढ़ा वो सामंतों को आगे बढ़ाने में लग गए, आज वो भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो वो बाबा साहब की बात आपको छलने के लिए कर रहे हैं, आप लोग बाबा साहब की बात समाज को आगे बढ़ाने के लिए करो, तो मुझे आशा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई और आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। भाई मैं वहां से कहा आने वाला, आपको तो अपने यहाँ चंद्रशेखर पैदा करने पड़ेंगे, और कहीं तो इस मंच पे हैं। जिस दिन आप उनमें चंद्रशेखर को देख लोगे और उनका साथ देने लग जाओगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 95-90% आबादी बहुजन समाज की है उड़ीसा में। जिस बहुजन समाज को शासक समाज होना चाहिए था, वो मोहताज समाज, निठल्ला समाज, निकम्मा समाज, उसका हाथ ऐसे ऐसे है कि वो अपनी ताकत को नहीं जाना है। जिन लोगों को आपसे मांगना चाहिए था कि भाई हमें रोटी रोजगार दे दो, हमें जमीन दे दो, हमें सम्मान दे दो, आज उनके आगे आपके हाथ फैले हुए, इसका एकमात्र कारण ये है कि आप अपनी ताकत को समझे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। बाबा साहब के साथ खड़े हुए लोग हंसने लग गए कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हमारे तो घर ही नहीं है। बाबा साहब कह रहे दीवारों पे लिख दो, जब घर नहीं, दीवारें नहीं तो लिखेंगे कहाँ? बाबा साहब ने कहा चिंता मत करो, मैंने संविधान में व्यवस्था कर दी है, एक समय वो आएगा आपके पास घर भी होगा और आप मालिक भी होंगे, मगर जब मालिक बन जाओगे तो समाज को मत भूलना। आज मैं फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि फैसला तो आपको आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कमजोर जो गरीब लोग ये गुलाम हो जाएंगे, तो मेरा चैलेंज है आप लोगों को कि सबसे पहली बारी आप लोग की आएगी जो अधिकारी कर्मचारी बना बैठा है। याद रखना मेरी बात, उनकी नजर इन पे नहीं है, ये तो कल भी मर रहे थे, आज मरी, उनकी नजर उन पे है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के वजह थोड़े से आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, और वो ये वर्ग नहीं जो पीछे बैठे। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे हैं। आप देखो जबरन रिटायरमेंट कराए जा रहे हैं, और जब आग लग चुकी है ना तो वो यहाँ तक भी आएगी। याद रखना मेरी बात, वो उड़ीसा तक भी आएगी। अगर आपने फैसला नहीं लिया, बताओ ये सरकार वर्तमान की केंद्र की सरकार एक एक करके सब कुछ बेच रही है। कल सारा सरकार सिस्टम प्राइवेट हो जाएगा। जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जब आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आपको कुर्सी कौन दे रहा है साहब? आप कौन से गलत फहमियों के लोग आपको कुर्सी देंगे? जो आज आपको बराबर में बैठना नहीं देते, जो आपका हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, वो आपको अधिकार देंगे? गलत फहमी में आप लोग। अभी भी समय, जाग जाइए, अभी भी समय है कि खड़े हो जाइए, मिशन मूवमेंट को शुरू कर दीजिए, लोगों को जगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसमें देरी करेंगे तो कल आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आंदोलन फेल क्यों हुआ पिछले वाला, और हम लोग अब तक क्यों नहीं जो है इस गुलामी को काट पाए। अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो इसको जाके प्रैक्टिकली प्रयोग करना। आधी आबादी आंदोलन चला रही है। कितनी आबादी? आधी आबादी, और आधी आबादी घर में अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है। जब तक हमारे आंदोलन में बराबर की हिस्सेदारी में माताएं बहनें शामिल नहीं होगी, तब तक हम लोग इस देश में सफल नहीं हो सकते। मेरी बात को आप लोग याद रखना। दूसरों को जगाने से बेहतर, गाँव चिल्लाने से जाके बेहतर अपने अपने घर से अंधविश्वास पाखंडवाद को निकालने का काम करो, और बाबा साहब के संविधान को स्थापित करने का काम करो, अपने लोगों को पढ़ाने का काम करो, और जो भाईचारा कायम होना चाहिए उसको करने का काम करो। अपने अहंकार को त्यागो, फिर देखो मूवमेंट कैसे आगे बढ़ जाती है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका साथ दो, या फिर आओ मैदान में आप काम करो, हम आपका साथ देने को तैयार है। कहीं तो आगे खड़े हो जाओ, कोई सी चैनल में तो फिट हो जाओ, कुछ तो करो। अगर नहीं करोगे तो फिर कह रहा हूं कि कल्पना करो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कल्पना होती है ना, कल्पना समझते हो कि क्या हो सकता है? सोचो भारत संविधान खत्म हो जाएगा, सोचो भारत संविधान हट गया, आप कल्पना करो आप कहां हो? आप इन कुर्सियों पे नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे।
समझ रहे? इसलिए मैं बात आपसे कह रहा हूँ, मैं नौजवान साथियों से अपील कर रहा हूँ, खाली जय भीम के नारों से काम नहीं चलेगा सर, खाली जय भीम के नारों से काम नहीं चलेगा। अपने आप को अनुशासित बनाओ और अपने महापुरुषों को पढ़ो। मैं आपको गुरु मंत्र बता रहा हूँ, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर को पहले पढ़ो और फिर ये तय करो, क्योंकि आंदोलन मिशन मूवमेंट का काम समाज को देने के लिए होता है, समाज से लूटने के लिए नहीं होता है। फिर ये तय करो कि आपको किस समाज को लूटना है या इस समाज को कुछ देना है। और अगर मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर 10 लोग आपने उड़ीसा में तैयार करके मूवमेंट के मुझे दे दिए, मैं उड़ीसा की धरती पे नीला झंडा जो है ना आपके सहयोग से गाड़ दूंगा, मेरा वादा आपको। सो नहीं चाहिए, बकरे का काम, बकरे का एक ही काम होता है, उसकी बलि दी जाती है, शेरों की बलि दी जाती है। 100 लोग नीचे, 10 लोग चाहिए बस ईमानदार, 10 लोग ईमानदार जो समाज के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हो। और आपकी जवानी का फायदा क्या होगा बताओ, जो समाज के काम नहीं आएगी। भाई जानवर भी अपने लिए जीता है और आप भी अपने लिए जियोगे तो क्या फायदा। मैंने बहुत दिन पहले सुना था संत गाडगे जी महाराज क्या कह गए कि अगर इस दुनिया में आने के बाद आप सम्मान नहीं कमा पाए तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं। तो ये चेहरे पर दासी इसलिए कि 85 सोया हुआ, जिस दिन ये बहुजन जाग जाएगा उस दिन चोर लुटेरा भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से एलजे की टीम का, भीम आर्मी टीम का धन्यवाद देता हूं। लेकिन याद रखो, इतिहास खुद को दोहराता है। मैं एक आशा आपको देके जा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आप मानते हैं बाबा साहब झूठ नहीं कह सकते? बताओ पहले, हाथ उठा के बताओ जो लोग मानते हैं बाबा साहब ने सच कहा होगा, हाथ उठाओ। 100% सच। तुम्हें शक है बाबा साहब पे? आप जो कहे कि बाबा के नारा से काम नहीं होगा, मैं दिल से अनुशासित होने के लिए कोशिश करूंगा। मैंने तुमसे अनुशासित के रूप में पूछा कि हाथ उठाओ, तुम ये मानते हो कि बाबा साहब ने जो कहा वो सच है? तो सच ये है, बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। मैंने तो नहीं कहा ना, किसने कहा? किसने कहा? बाबा साहब झूठ तो नहीं कह सकते ना। भारत में सबको पता है, विरोधी को भी पता है कि बाबा साहब के बच्चे जा चुके हैं। विरोधी को भी पता है कि डॉक्टर अंबेडकर के बिना देश की राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए बाबा साहब की बात करने लगे। और याद रखो, मैं भी ऐसा कह रहा हूं कि बिना बाबा साहब के बच्चों के ये देश नहीं चलने देंगे। आप लोग याद रखें, आप लोग कमर कसो, गाँव में समाज को तैयार करो। समाज को सुरक्षा देनी है भीम आर्मी के माध्यम से, और समाज को तैयार करना है, क्योंकि वोट की जो वैल्यू है ना उसको भी समझो। वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला, गुलामी से मुक्ति के लिए मिला। और वोट की रक्षा बहन बेटियों की, अपनी माताओं बहनों के सम्मान की तरह करनी है। जिस दिन आपने वोट की रक्षा कर ली और वोट जिम्मेदारी से दिया, और आप पिछलकू नहीं बने, आप किसी के जो है चमचे नहीं बने, किसी के पीछे खड़े होने वाले नहीं बने, अपनी मूवमेंट में जुड़ गए, तो मैं लिख के देता हूं उस दिन आप मालिक बनोगे। वरना पिछलकू 131 गुलाम तो जो है वो दिल्ली की पार्लियामेंट में भी रहते हैं। आप तय करो आपको गुलाम बन के जीना है या शासक बन के जीना है। आपने नहीं बनना गुलाम, चिंता मत करो, मेरा वादा आप लोगों से। 10 साल में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को घर घर तक पहुंचा के दिखाएंगे। 11वां साल नहीं चाहिए जीवन के लिए। बाबा साहब ने कहा जीवन लंबा नहीं, जीवन महान होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इतनी मजबूती से काम करेंगे, जो आगे सामने बैठे और पीछे, कि 10 साल के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को इतनी मजबूती से भारत में खड़ा करेंगे कि दुनिया के लोग याद रखेंगे। इतिहास भूलेगा नहीं, हम बाबा साहब का खून है, और ये खून मिट सकता है, झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान, और आप सभी के लिए मंगल कामना। धन्यवाद। चंद्रशेखर सर, थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा, कृपया एक पल के लिए आप स्पीच पे आए। चंद्रशेखर सर जी